हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग जो है आज का हमारा सेशन टॉपिक रहने वाला है। और ये जो क्लास हमारा 32 नंबर का क्लास, अगर इससे पूर्व जो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा। यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ दिखेगा। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड जितने भी वीडियो बने हुए हैं वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप उस वीडियो को सारा चीज़ को जरूर देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों सीटेड जुलाई 2025 सेशन की, या फिर शिक्षक भर्ती की आने वाली जो आगामी शिक्षक भर्ती है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट हो, एमपी टेट हो, या किसी भी शिक्षक भर्ती चाहे वो किसी भी स्टेट का हो जिसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र आपसे पूछा जाता ही है, तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि हम जो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र को बारीकी से अध्ययन करें, पॉइंट टू पॉइंट, और हर टॉपिक को हम कवर करें, जिससे जो है हमारा नॉलेज भी अच्छा हो और जिससे हम बेस्ट अपना बाल विकास में दे पाएं। उसी का सीरीज है दोस्तों। आपको सारा कुछ जो अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। आपको रिवीजन करना है, स्टडी करना है, मेहनत आपको करना है ना। सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आते हैं, बात करते हैं। ये जो क्लास है दोस्तों आपके लिए टीचिंग की, आप किसी भी फील्ड से अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, है ना, टीचिंग से रिलेटेड जिसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, उसके लिए आपकी उसके लिए यह क्लास जो है महत्वपूर्ण होगी, है ना। जो जुलाई के लिए अगर जिनको देना होगा सीटेट के लिए उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ में जो होने वाली है आगामी समय में, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगी। अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं तो इससे आपका सीटेट भी क्लियर हो जाएगा, शिक्षक भर्ती के सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और सीजीटेट भी कंप्लीट होगा। क्योंकि मैं इसमें कई सारे किताबों के और कई सारे सोर्सों का जो मैं इसमें डाटा जो है मेरे पास उसको मैं इंक्लूड किया हूँ, वो उस डाटा को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा ऐसे कंटेंट पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को शेयर करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में हम देखेंगे, है ना, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और अपने आप पर भी ये 30 नंबर का वेटेज रखता है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हमारा ये जो सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है तो इसका फायदा जो हमें और भी सब्जेक्ट में सीडीपी को, है ना, जो शिक्षण शास्त्र में जो आता है, मतलब कहने का मतलब जो पेडालॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत ही योगदान देता है। तो विकास और शिक्षा के अनुप्रयोग है क्लास, हमारा टॉपिक का नाम है, हमारा क्लास हमारा है आज का 32 नंबर का। और ऐसे टॉपिक जो आपको हर एक टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, या टेट से संबंधित एग्जाम हो, आपको हर एक पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जो ऐसे प्रश्न जो टॉपिक हैं जो आपको बार बार रिपीट हुए हैं, इन सारी पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो हमारा क्लास है दोस्तों सीटेट के लिए भी उपयोगी है, शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी है और सीजीटेट के लिए भी उपयोगी है। आप इस सीरीज को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम आगे इसी में। विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग किस तरीके से होता है इसको हम समझते हैं। सारा चीज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और उन्हीं पॉइंट जो है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, और कई सारे एग्जामों में सारी जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस चीज का अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को अब जहां से भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जहां से भी ट्यूटोरियल देखने को मिलता है, मैं हर वीडियो में अपना कहता हूँ कि आपको जितना हो सके उतना आपको समय देना है, उतना आपको स्टडी करना है ना। हर एक चीज वीडियो, हर एक किताब आपको एक नया जानकारी देता है साथियों, और हर एक जानकारी आपके लिए वही, हर एक नया, अगर आप और उससे अगर कुछ नया करना चाहते हैं, नया अगर आपके पास रहेगा तभी आप जो है इस भीड़ में आप अपने आप को बेस्ट निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो। एक बार देखिए, नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, है ना। लेकिन इस चीज को आप जरूर इस टॉपिक को अगर आपको पढ़ रहे हैं तो इन सारी चीजों को आप जरूर कवर करिएगा, है ना, रिविजन इसका जरूर करिएगा, जिससे आपका जो है और उससे आप अपने आप को बेस्ट निकाल पाएं और अपना नंबर अच्छे स्कोर कर पाएं। अगर आपसे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है और उससे बेस्ट करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे इसमें हम सारा चीज हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे क्या कैसे होता है ना। तो विकास व शिक्षा में जो अनुप्रयोग है इसको हम देखेंगे, इसमें क्या चीजें हैं, क्या सारी चीजें बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका अर्थ को पहले समझ लेते हैं। तो हैबिट जो है, हैबिट शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के, है ना, हैबिट्स से हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को प्राप्त करना। आदतों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जो पहला व्यक्ति है वो विलियम जेम्स है ना। विलियम जेम्स है जिन्होंने 1890 में जो है ये चीजें
इसको अध्ययन किया था। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। टॉपिक का नाम कुछ और है क्या, आदत व व्यवहार। ठीक है, देखते हैं क्या है। कैरेट के अनुसार जो है आदत व उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह कार्य यंत्रवत हो जाता है। ठीक है, आदत के अगर हम प्रकार देखेंगे, ठीक है, आदत के अगर हम प्रकार देखेंगे तो वेलेंटाइन के अनुसार आदत को क्या कहा गया है, यांत्रिक आदतें होता है, जैसे शर्ट की बटन बंद करना व जूतों की सॉल जो है बांधना। शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदतें कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे सिगरेट पीना और पान खाना। नाड़ी मंडल संबंधित आदतें कौन कौन सा हो सकता है, तो नाखून चबाना और पेन चबाना। भाषा संबंधित आदतें कैसी हैं, तो किसी शब्द को बार बार दोहराना, ये भाषा संबंधित आदतें हैं। विचार संबंधित आदतें देखेंगे, जैसे तर्क करना, वाद विवाद करना। ठीक है, ये सारी चीजें हमारा आता है। भावनात्मक संबंधित आदतें में जैसे प्रेम, घृणा भाव इत्यादि पैदा होना, ये भाव संबंधित आदतें होती हैं। ठीक है, नैतिक क्या होगा, नैतिक आदतें जैसे सत्य, अहिंसा और दया, ये सारी चीजें क्या है, हमारा नैतिक आदतें के अंतर्गत आता है ना। इसमें हम आदत के बारे में भी देख रहे हैं। आदत जिसको आदत, ठीक है ना, जिसको हैबिट इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसका आपको इसको याद रखना है कि आदत जो होता है लैटिन भाषा से लिया गया है ना। और इसको देने वाले व्यक्ति जो है, आदतों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जो पहला व्यक्ति थे वो कौन थे, विलियम जेम्स थे 1890 में। और कैरेट ने क्या कहा कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतना अधिक बार दोहराया जाता है कि वह जो है कार्य यंत्रवत हो जाता है। आदत के प्रकार वेलेंटाइन ने इन आदतों के प्रकार को बांटा हुआ है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, इसी में आगे चलते हैं। आदतों की विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या होता है आदत में। आदतों की जो विशेषता है भी महत्वपूर्ण है। तो रोबन के अनुसार क्या क्या है, सीखना आदतों के निर्माण की एक प्रक्रिया है। आदतें केवल अर्जित हो सकती हैं, ये जन्मजात नहीं होता है। आदत हमारा जन्म से हमें आदत नहीं होता है, हम जो है अपने पूर्वजों से लेकर के नहीं आते हैं। आदत जो है हमारे समय समय के साथ हमारी आदतें जो बदलती रहती है। जैसे 5 साल के बच्चे में एक अलग आदत होगी खिलौने को लेकर के, मिठाई को लेकर। जैसे 10 साल का हो जाएगा उसकी आदत बदल जाएगी। जब वो किशोरावस्था में जाएगा उसकी आदत बदल जाएगी, और जो प्रौढ़ावस्था में जाएगी तो उसकी आदत बदल जाएगी, है ना। अगर आगे हम इसी में बात करेंगे तो आगे अगर आप देखेंगे तो अगला है हमारा आदत व्यक्तित्व चरित्र का निर्माण में सहायक होता है। जिस तरीके से आदत हमारा व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, व्यक्तित्व के बारे में सारा चीजें जो हमारा कैरेक्टर को निर्धारित करता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस हिसाब से उसका व्यवहार में चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आदतें व थकान का अनुभव होने देती है ना। जो आदत है वो थकान नहीं अनुभव होने देती है। कहने का मतलब यह है कि आदत जैसे जैसे हमारी जो संगति होती है, जिस हिसाब से हमारा संगति रहता है, जिस एज के बच्चे के साथ अगर हमारा है तो उस हिसाब से उस जिसके साथ हम रहते हैं उसके जो अवगुण और गुण दोनों हमारे आदत में वो इन्वॉल्व होने लगता है ना। आगे आते हैं टॉपिक पे। आदतें जो होते हैं कार्य को भूलने नहीं देती है। जिस प्रकार से अगर हम किसी भी कार्य को, अगर हमारी हैबिट में है, अगर हमें 4 बजे डेली जगना है और स्टडी करना है, तो वो आदत हमें, अगर हम किसी भी काम को 21 दिन अगर बोला जाता है कि हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारी आदत में आने लगता है। तो वही चीज है कि हम जिस भी आदत को अगर करते हैं तो हमें भूलने नहीं देता है। आगे देखेंगे आदतों से कार्य में सरलता आता है। आगे देखेंगे आदत के निर्माण के चरण किस तरीके से होती है। इसी क्रम में आपको चरण को याद रखना है। पहला संकल्प। हम किसी भी आदत को अगर अपने अंदर अगर उसको आत्मसात करना होगा तो हम पहले उसके लिए एक संकल्प लेते हैं कि हमें इस काम को इस तरीके से करना है। पहले हमारा काम क्या होता है, संकल्प करना होता है, फिर क्रियाशीलता लाते हैं। संकल्प लेने के बाद हमें क्या करना है उसके लिए हम विचार करते हैं, फिर जो हम करने के लिए जो ठानते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसको निरंतरता हम रखते हैं, और निरंतरता के साथ साथ जो है काम को हम कंटिन्यू उसको बार बार रिपीटेशन करते हैं। अगला है हमारा मतलब चौथा नंबर में है अभ्यास। जिस तरीके से निरंतरता अगर रखते हैं तो अभ्यास भी उसके साथ आते जाता है, और अच्छे उदाहरण भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, और लास्ट में जो है उसका पुरस्कार आता है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे हमारा जो है रुचि। तो रुचि किस तरीके से है इसको समझेंगे। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के इंटरेस्ट्स से हुआ है, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण होना या लगाव होना। ठीक है, तथा दूसरों से अलग होना। ठीक है, इंटरेस्ट ये चीज हमें बताता है। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है रुचि का वह प्रेरक शक्ति है जो किसी क्रिया या कार्य को करने के लिए हमें जो है प्रेरित करता है, और रुचि के जो है 3 पहलू माने गए हैं। ठीक है,
क्रो एंड प्रो के अनुसार। आगे देखेंगे इसी में इसका जो तीन पहलू है इसको समझेंगे तो क्या क्या है, ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है और क्रियात्मक है। ज्ञानात्मक हमें जानने के लिए सहायता करता है, भावनात्मक हमें अनुभव प्रदान करता है और क्रियात्मक हमारी इच्छा से संबंधित होती है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब रुचि क्या हम प्रकार देखेंगे तो रुचि के प्रकार किस तरीके से है, तो एक रुचि होता है जो जन्मजात होता है और एक रुचि जो होता है अर्जित होता है ना। तो जन्मजात और अर्जित रुचि, ठीक है। अब देखेंगे जन्मजात रुचि क्या होता है। इसका संबंध जो होता है मूल प्रवृत्ति से होता है, जैसे कि खेलना। जन्मजात हमें जो रुचि मिलता है ये हमारे मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है, जैसे कि एक छोटे से बच्चा खेलने के लिए प्रति उसके अंदर जन्मजात रहता है ना। आगे अगर बात करेंगे तो अर्जित जो है इसका संबंध भाव से होता है, संवेदना से होता है, भाव संवेदना से होता है, जैसे उपन्यास को बढ़ाना। ठीक है, रुचि की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो रुचि की विशेषताएं हम अगर देखेंगे तो रुचि की विशेषताएं में हम देख पाएंगे यहाँ पर क्या है। पहला, जन्मजात व अर्जित दोनों तरीके से ये इसकी विशेषताएं रखती है रुचि का, है ना। जन्मजात भी होता है और अर्जित भी दोनों तरीके से होता है। ठीक है, रुचि और रुचि सदैव सकारात्मक दिशा में होता है। चलो तुम इधर है तो रे तभी तेरा माँ देखा तो मिठाई लेने आएगी। चलो मिठाई आई तेरा माँ बहुत सारी मिठाई निकाली है। सॉरी साथियों, आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे, है ना। आगे देखेंगे रुचि सदैव जो होता है सकारात्मक दिशा में होती है। रुचि हमेशा जो है सकारात्मक, जिस चीज को हम सीखने के लिए अगर हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है उसके प्रति हम ज्यादा रुचि रखते हैं, है ना। और रुचियां सदैव भी परिवर्तनशील रहती है, हमेशा रुचियां बदलती रहती है। रुचि व अभियोग्यता जो है सकारात्मक संबंध इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम नोट में तो रुचि मापन का कार्य सबसे पहले कार्नेगी तकनीकी संगठन ने 1919 में किया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रुचि मापन का जो है कार्य सबसे पहले कार्नेगी तकनीकी के संगठन ने 1919 में किया था। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। आगे अगर आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर अवधान क्या होता है। अवधान के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अवधान डमविल के अनुसार जो है अवधान को समझते हैं इन्होंने क्या कहा है, तो किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कर लेना ही क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है। अवधान को प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक होते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? गति, आकार, परिवर्तन, विषमता, पुनरावृत्ति, रहस्य, नवीनता और तीव्रता। ये सारी चीजें क्या है कि अवधान को प्रभावित करने वाले कारक है ना। अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक जो है वो बाह्य कारक था, अब ये आंतरिक कारक है। आंतरिक कारक क्या क्या प्रभावित करता है, तो रुचि, जिज्ञासा, मूल प्रवृत्तियां, आवश्यकताएं, ज्ञान, लक्ष्य, आदत, वंशानुक्रम, उत्तेजना की एकांतता, है ना। और अवधान के हम प्रकार देखेंगे। ये सारा चीजें तो आंतरिक जो है इसको प्रभावित करता है। अब आगे देखेंगे अवधान की जो प्रकार है कौन कौन सी है, आगे देखेंगे इसमें। ऐच्छिक अवधान, ठीक है, पहला हमारा है ऐच्छिक अवधान और दूसरा है अनैच्छिक अवधान। तो ऐच्छिक अवधान क्या होता है, ये अर्जित रुचि होता है, अर्जित रुचि होता है। और अनैच्छिक अवधान जो होता है ये हमारा जन्मजात होता है। ठीक है, आपको दो बातें इसमें ध्यान में रखना है। अब अभिवृत्ति देख लेते हैं, एप्टीट्यूड देख लेते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो है व्यक्त किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अभिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, थर्स्टन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि कुछ मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों की मात्रा को ही अभिवृत्ति कहलाता है ना, उनको मानते हैं। अभिवृत्ति के अगर देखेंगे प्रकार के बारे में तो भावनात्मक और नकारात्मक, भावनात्मक अभिवृत्ति और फिर नकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक भी कह सकते हैं और नकारात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक या भावनात्मक अभिवृत्ति अगर की बात करेंगे तो किसी में विश्वास रखना और किसी को पसंद करना, ये हमारा सकारात्मक अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। और नकारात्मक अभिवृत्ति क्या होता है, तो किसी से दूर भागना या फिर अविश्वास रखना हमारा
नकारात्मक अभिवृत्ति आता है। अब इसमें देखेंगे दो जो गौण प्रकार है मुख्य मुख्य से, तो सामान्य अभिवृत्ति और विशिष्ट अभिवृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। सामान्य अभिवृत्ति क्या होगा कि सभी के प्रति प्रेम या घृणा का भाव रखना, ये सामान्य अभिवृत्ति है। और विशिष्ट अभिवृत्ति व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या प्रेम का भाव रखना ही हमारा विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाता है। अब अभिवृत्ति की अगर विशेषताएं की बात करेंगे तो अभिवृत्ति अनुभव के आधार पर अर्जित होती है, अर्जित किया जाता है। अभिवृत्ति जो पक्ष विपक्ष दो दिशाओं में भी व्यक्त की जाती है। अभिवृत्ति का संबंध व्यक्ति के भाव तथा संवेगों से होता है। अभिवृत्ति सदैव परिवर्तनशील होता है। अभिवृत्ति पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेजर जो चीजें हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। आप अगर इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो इतनी पॉइंटों को, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप औरों से भी बेहतर कर सकते हैं, है ना। आगे चलेंगे, इसी में आगे देखेंगे अभिवृत्ति का मापन। ठीक है, अभिवृत्ति को अर्जित व स्थायी प्रवृत्ति माना है, तो किसने माना है ये आपको ध्यान में रखना है। न्यूकॉम्ब, ये न्यूकॉम्ब जो है इन्होंने इसको अभिवृत्ति को अर्जित व स्थायी प्रवृत्ति माना है। इस जो मनोवैज्ञानिक है उनका आपको नाम याद रखना है। अभियोग्यता देखिएगा या अभिक्षमता। ठीक है, अभियोग्यता या फिर अभिक्षमता एक ही चीज है। तो दिग्गम के अनुसार इन्होंने कहा है किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रिया को सीखने की योग्यता ही अभियोग्यता कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अभियोग्यता की जो विशेषताएं हैं कौन कौन सी होती है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो अभिक्षमता जन्मजात होती है। अभिक्षमता का संबंध व्यक्ति की योग्यताओं से होता है। अभिक्षमता तथा रुचि में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अभिक्षमता में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, अब इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे अभियोक्ता के प्रकार कौन कौन से। अभियोक्ता के प्रकार देखेंगे तो संवेदना जो अभिव्यक्ता है, अभियोक्ता है, तो इसमें क्या आता है, दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध। ठीक है, मैकेनिकल जो है अभियोग्यता क्या आएंगे इसमें, बढ़ाईगिरी में दक्ष जो होंगे वो मैकेनिकल अभियोग्यताएं इसके अंदर होंगी, है ना। कलात्मक अभियोग्यताएं क्या होंगी, तो संगीत, नृत्य और अभिनय। और व्यावसायिक अभियोग्यताएं किसमें होंगी, तो लिपिक कार्य, वकालत संबंधी जितनी भी होती हैं ये व्यावसायिक अभियोग्यता के अंतर्गत आएंगे। शैक्षणिक जो है अभियोग्यताएं क्या है, तो इसमें पढ़ना, लिखना और शिक्षण। अभियोग्यता का शैक्षणिक महत्व क्या क्या है, तो बालक के बारे में भविष्यवाणी, ठीक है, और बालक को शैक्षणिक निर्देशों का प्रदान करने में यह सहायक होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, है ना। तो ये जो टॉपिक था दोस्तों, इसमें इतना ही सारा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। ये हर एक सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से रिलेट रहता है, आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड जिसके माध्यम से मैं जो आपको डिलीवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये जो टॉपिक है आज का हमारा समाप्त होता है। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगता है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।